और आज के लिए इंडियन पॉलिटी का एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस करना है। एक्चुअली ध्यान से सुनना मुझे, कल जहां हम लोगों ने क्लास कंप्लीट की थी आर्टिकल 18 हमारा कंप्लीट हुआ था, आज यहीं से कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले, राइट। और सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों का ये जो आर्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं ये है राइट टू फ्रीडम। हमारे जो आर्टिकल सब स्टार्ट होने वाले हैं दैट इज राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, सुनो मुझे ध्यान से, स्वतंत्रता के जो अधिकार हमारे शुरू होते हैं ये होते हैं कहाँ से? फ्रॉम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहीं तक था ना स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के संविधान अनुच्छेद 19 से लेकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 तक आते हैं। और इन आर्टिकल्स में भी अगर सबसे पहले डिस्कशन करें तो दैट इज आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी बात समझना, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को, प्रीवियस कुछ हम लोग क्लासेस की बात कर रहे हैं, कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को कुल मिलाकर कितने अधिकार प्राप्त हैं? 6 फंडामेंटल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं। उनमें से राइट टू इक्वालिटी पहला था जो कंप्लीट, और यहाँ पर है राइट टू फ्रीडम। एंड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज द प्रोविजन अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और द प्रोटेक्शन ऑफ 6 फॉलोइंग राइट्स, जो मैं भी लिखवाने वाला हूँ। तो आर्टिकल 19 में हमेशा याद रखना दिस इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉलोइंग 6 राइट्स। निम्नलिखित 6 जो अधिकार हैं उनका संरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 19 के भीतर। एक चीज याद रखना कि आर्टिकल 19 इज फॉर भारत के नागरिक, इट इज़ फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं इसलिए इस चीज़ को फोकस करवाता हूँ कि अगर आपसे कल को ये सवाल पूछे कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 सिर्फ भारत के नागरिक को प्राप्त है या विदेशियों को भी, तो ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को प्राप्त है, किसी विदेशी को नहीं। मेरी बात पहले इतना समझ लीजिए कि आर्टिकल 19 इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, जो मैं भी लिखवा रहा हूँ, परेशान मत होना, टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों के पास है। अब इसको याद कैसे करना है जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले अनुच्छेद 19(1) जानना है, जिसकी हेडिंग लाइन है दैट इज कि प्रत्येक भारत के नागरिक को, अब क्या है अनुच्छेद 19(a), B, C, D, E और G। आप बोलेंगे सर ABCDEF आपकी जगह क्या इंग्लिश कमजोर है? नहीं, पहले इसमें F आर्टिकल भी जुड़ा था लेकिन अब नहीं है, अब इसको हटा देना है। तो इसलिए सिर्फ जो है हमें आर्टिकल 19A, B, C, D, E एंड G पढ़ना है, F वाला नहीं पढ़ना है। आप चाहो तो हिंदी में क ख ग घ के नाम से भी लिख सकते हो, लेकिन ABCD में हम लोग इसको थोड़ा सा जानने वाले हैं। जैसे अनुच्छेद 19(1) के A में लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, देखो मैंने नागरिक शब्द कॉमन लिख लिया तो मैं हर बार रिपीट नहीं करूंगा, यहां सीधे सीधे लिखा है दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इन हिंदी अगर कहें तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या कहा मैंने आपसे? लाइन हिंदी में भी लिख लेते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 19(1) के A में लिखा हुआ है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दिस इज अंडर आर्टिकल 19(a), राइट, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद B में लिखा गया है राइट टू फॉर्म, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। विदाउट आर्म का मतलब यहाँ पर ये मत करना कि ये वाली आर्म्स को हटाकर आप जो है असेंबल कर लीजिए, नहीं। विदाउट आर्म्स का मतलब यहाँ पर होता है दैट इज शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। शांतिपूर्वक एवं निरायुध का मतलब होता है बिना किसी हथियारों के, ठीक है। निरायुध सम्मेलन का अधिकार, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, निरायुध सम्मेलन में छोड़ दे रहा हूँ। पहला हमारे पास में जो लाइन कही गई थी वो था कि प्रत्येक व्यक्ति को भाषण, वाक एवं अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता होगी।
दूसरे में कह रहा है कि प्रत्येक भारत का जो नागरिक है उसके पास में अधिकार है कि वो असेंबल कर सकता है, वो सम्मेलन कर सकता है, लेकिन ऐसा सम्मेलन शांतिपूर्ण होना चाहिए। मेरी बात समझो। अब मेरे पास, आपके पास राइट है कि आप जो है लोगों को असेंबल कर सकते हो, जमा कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो किसी मीटिंग के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, राइट। लेकिन उससे क्या नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की अशांति, किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, शांति भंग नहीं होनी चाहिए। तो शांतिपूर्वक एंड विदाउट आर्म्स का मतलब होता है कि आप जो है बिना किसी हथियारों के, विदाउट आर्म्स क्या कर सकोगे, ऐसा सम्मेलन कर सकोगे। दिस इज अंडर आर्टिकल 19(1)(b) यहां पर, ठीक है। तीसरा क्या है, राइट टू फॉर्म, राइट टू फॉर्म, फॉर्म लिखिए, क्रिएट लिखिए, एक ही शब्द है, ठीक है। राइट टू फॉर्म, राइट टू फॉर्म यूनियन कॉमा ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली इसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन की बात करें तो इसको यूनियन के साथ साथ में, यूनियन क्या होता है, यूनियन होता है संघ, पता है ना, हिंदी में जब शब्द का इस्तेमाल करोगे तो संघ, या ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन की हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हिंदी में अभी आ रहा हूँ, ध्यान से समझना। और ये जो आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लिखी है, इसको जो है थोड़ा सा क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। मैंने क्या बात कही, राइट टू फॉर्म यूनियन कॉमा ऑर्गेनाइजेशन और द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, हिंदी में इसको ऐसे लिखिए, दैट इज संघ कॉमा संगठन एवं सहकारी समिति, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, राइट टू फॉर्म और राइट टू क्रिएट, ठीक है। क्या करना है आपने, यूनियन बना देनी है आपने, या यहाँ पर आपने संगठन बनाना है, या आप लोगों ने यहाँ पर जो है क्या बना देना है, दैट इज दिस सहकारी समितियाँ। अब मैंने एक चीज़ बोली आपको कि सहकारी समितियाँ जो लिखा है इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। क्यों हाईलाइट करना, जरा ध्यान से समझना। जो हमारा रियल कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें नहीं लिखा गया था अबाउट द क्रिएशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के क्रिएशन को जो जोड़ा गया था, ये किया गया था एडेड बाई 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ, कब आया था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 2011, 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लिखा गया था कि प्रत्येक भारत का नागरिक संघ बना सकता है, संगठन बना सकता है, और साथ साथ में क्रिएट कर सकता है किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ये 2011 में जो है यहाँ पर जोड़ा गया था। कोई यहाँ तक की दिक्कत है, फॉर्म बनाना है, यूनियन बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन बनाना है, या फिर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनानी है, नहीं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। चौथा जो हमारे पास में आता है, ठीक है, 1 2 3 हो गए। चौथा जो हमारे पास में आता है, दैट इज राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट, ये बीच में मिटा देता हूँ, ये बीच में बाधा डालेंगे, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी, राइट, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहने का तात्पर्य समझो, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदी में अगर इसको लिखें तो भारत भूक्षेत्र के भीतर अबाध रूप से विचरण का अधिकार, अबाध रूप से विचरण का अधिकार, मतलब आप भारत के क्षेत्र के भीतर कहीं भी क्या कर सकते हैं, बिना किसी रोक टोक के। अभी रेस्ट्रिक्शंस पे भी आऊँगा, आप अबाध संचरण कर सकते हो, इधर उधर जो है आप लोग जो जा सकते हैं। आपका चॉइस है, आपको गोवा घूमना है गोवा जाइए, कश्मीर घूमना है कश्मीर जाइए, हिमालय घूमना है हिमालय में चले जाइए। तो भारत संघ क्षेत्र के भीतर आप जो है कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, अबाध रूप से जो है आप वहाँ पर जा सकते हैं। एक और इसमें आंसर, एक और उसमें जो है ऑप्शन जुड़ता है, दैट इज ई। अब ई के भीतर क्या लिखा गया है, दैट इज, यहाँ था राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अब यहाँ लिखा है राइट टू सेटल। अच्छा, सेटल को आप लोग रिसाइड भी लिख सकते हैं, मतलब कहीं पर भी बस जाना, राइट टू सेटल और रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया और द इंडियन टेरिटरी।
अब देखो यहाँ क्या समझे, ये शब्द को हाईलाइट करो, राइट टू सेटल, यानी कि भारत देश के किसी भी भूभाग में या भारत देश के किसी भी भाग में, देश के किसी भी भाग में बस जाने का अधिकार, बस जाने का अधिकार, बस जाने का अधिकार, इसको गलत मत बनाना, ऐसे मत लिखना बस है और बस को जाने का अधिकार, बस जाना मतलब सेटल होना, निवास करना वहाँ पर, ठीक है, रेजिडेंस वहाँ पर। तो आप कहीं पर भी जो है भारत के किसी भी भूक्षेत्र में बस सकते हो, जो भी आपको वहाँ पर समझ में आता है। एफ वाला मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एफ वाला लिखता तो ABCDEF, एफ में लिखा गया था राइट टू अक्वायर, राइट टू होल्ड, राइट टू डिस्पोज द प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति को अर्जन करना, संपत्ति को बनाए रखना और संपत्ति को बेचना। ये आपके पास पहले 19F में लिखा था, लेकिन आज वो फंडामेंटल राइट में नहीं है, तो इसको मैं अभी हटा रहा हूँ F वाले को। और लास्ट में G आता है, मैं अपने अनुसार इसको शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ, दैट इज हम लोग इसमें याद रख सकते हैं राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड, यानी कि हिंदी में कहूँ तो इसको लिख सकता हूँ मैं आजीविका का अधिकार, आजीविका का अधिकार। मतलब अनुच्छेद 19 में लिखा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक जो है वो अपने आजीविका, अपने लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब होता है कोई भी जो है उसकी कमाई का साधन जो है लाइवलीहुड के लिए, किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी ऑक्यूपेशन को, किसी भी ट्रेड को, किसी भी बिजनेस को चूज कर सकता है। क्या कहा मैंने, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी जो है बिजनेस, कोई भी बिजनेस, कोई भी जो है ट्रेड, कोई भी ट्रेड या जो भी उसका प्रोफेशन है, इसको क्या कर सकता है, चूज कर सकता है। मेरी बात समझना, राइट टू लाइवलीहुड के भीतर साफ लिखा गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो है वो भारत के किसी भी कोने में कहीं पर भी जाकर जो है अपनी आजीविका, अपने व्यवसाय के साधन ढूंढ सकता है। उसका ऑक्यूपेशन मतलब पेशा क्या होगा, उसका पेशे का अधिकार है, उसको व्यापार करना है, ट्रेड का अधिकार है, उसको कोई प्रोफेशन चूज करना है, प्रोफेशन का अधिकार है, बिजनेस करना है, बिजनेस का अधिकार है। तो उस व्यक्ति के पास में लाइवलीहुड का भी जरिया होना चाहिए। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल 19 लिखा हुआ है। अब कई लोग इसको ना इजीली याद कर नहीं पाते, मैं आपको आज एक याद करने का इसका फॉर्मूला बताता हूँ कैसे अनुच्छेद 19 याद करना है। मुझे भी नहीं आता है, जनरली कहूँ तो इतना सारा याद नहीं होता, लेकिन मैंने एक ट्रिक बनाई है, कैसे बोलोगे देखो। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 का भी हम सिर्फ आर्टिकल 19(1) पढ़ रहे हैं, 19(1), क्योंकि 19 में 1 2 3 4 5 6 हैं टोटल, लेकिन आर्टिकल 19(1) और उसके सब क्लॉजेज में ABCDEG ये पढ़ रहे हैं। कैसे याद करें सर, अनुच्छेद 19(1) ने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, अब ए में लिखा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कुछ बोलने की स्वतंत्रता। मैं कुछ बोल रहा हूँ, कब बोल रहा हूँ मैं, जब आप लोग असेंबल हुए हो, मतलब आप लोग जमा हुए, इकट्ठे हुए, तभी तो मैं बोल पा रहा हूँ। अकेले में बोलूँगा तो आप लोग बोलेंगे कि ही इज़ टोटली जो है मैट, ठीक है, थोड़ा सा पगला गए हैं सक्सेना की तरह। तो ऐसा नहीं कहना आपको। मतलब देखो याद करने का तरीका, पहला क्या है, बोलना, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस। मैं अगर एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो मैं किसके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूँ, पहले समझो ना। हमारे पास में था राइट टू स्पीच। अब जब स्पीच की बात आएगी हमारे पास, यानी कि जब बोलने की बात आएगी, तो बोलूंगा किसके सामने, लोगों के सामने। तो यानी कि मुझे लोगों को असेंबल करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अब मैंने जब आपको असेंबल किया, आपको क्लास में असेंबल किया, तो उससे क्लास बनी। या मैं इसको क्लास नाम ना देकर इसको एक यूनियन का नाम दे देता हूँ, ESP क्लासेस को हमने ESP यूनियन कह दिया। तो यानी कि हमने जब लोगों को असेंबल किया, तो असेंबल करने के बाद उनसे एक यूनियन बना दिया, एक संगठन बना दिया, एक एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, राइट। या कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना दी हम लोगों ने, बंजारावाला कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से हम लोगों ने ये सोसाइटी बना दी। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम असेंबल होते हैं तो हम उससे यूनियन बना सकते हैं, फ्रेंड सर्कल बनता है, ग्रुप्स बनते हैं, यूनियंस बनते हैं, या फिर एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन शब्द लिखना, और सहकारी समितियां भी बन सकती है। जब हमारा क्लासरूम में ये एक पूरा यूनियन बना, तो हम प्लान्स करते हैं ना कि चलो अब घूम के आते हैं कहीं से। याद आ रहा है जैसे हम हरेला पर्व पर गए थे, या कभी इन फ्यूचर कोई ट्रिप जाता है, लास्ट ईयर हमारा लाखा मंडल का ट्रिप गया था। तो कहने का मतलब है वहाँ क्या होता है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत में कहीं पर भी हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, घूमने का अधिकार रखते हैं, विचरण करने का अधिकार रखते हैं। और ये कैसे याद करोगे, जब यूनियन बना, लोग एक दूसरे से मिले, तो अब वो क्या कर सकते हैं, वो घूमने जा सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। अब मैं जैसे हमने कहा कि हम लोग घूमने गए, हम लोगों ने ट्रिप बनाया कि चलो जम्मू एंड कश्मीर चलते हैं, केरल चलते हैं, गोवा चलते हैं, जहाँ भी आपको घूमना है, और आपको वहाँ जगह पसंद आ गई।
आपने कहा नहीं जी मेरा तो यहीं पर रुकने का मन कर रहा है, चलो उत्तराखंड में तो अपना घर है ही, एक घर में केरला में भी खरीद लेता हूँ। कर सकते हो, आपके पास ये अधिकार है कि अगर आपके पास मनी है, आप वहाँ लैंड खरीदना चाहते हो, आप खरीद सकते हो। ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि भाई आप यहाँ ज़मीन मत खरीदो। तो वहाँ क्या लिखा है हमारा, हमने कहा मूव किया और उसके बाद हमारा मन कहा कि राइट टू सेटल, बस जाने का अधिकार, बस सकते हैं हम लोग वहाँ पर। कोई बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में आता है, उत्तराखंड का अच्छा उसको वादी लगती है, ज़मीन खरीद लेता है, बस जाता है। इसीलिए आजकल भू कानून भी चल रहा है उत्तराखंड में लगातार, समझ रहे मेरी बात। तो ये क्या है, सेटल होना है तो सेटल होने का भी अधिकार है। अब मान लीजिए मैं उत्तराखंड छोड़ के अपना ये इंस्टीट्यूट में पढ़ाना लिखाना सब छोड़ के केरल गया था घूमने, केरल पसंद आ गया, वहीं रुक गया। अब भाई खाऊंगा पीऊंगा क्या, अपनी आजीविका भी तो चाहिए, कमाई भी तो होनी चाहिए कुछ। तो वहाँ मैं कमाई के साधन के रूप में कोई भी बिजनेस कर सकता हूँ, कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकता हूँ, कोई भी ट्रेड कर सकता हूँ, कोई भी प्रोफेशन की तरफ जा सकता हूँ। लेट कर लीजिए मुझे क्लासेस ही पढ़ानी, मैं वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा सकता हूँ। समझ रहे हो? तो मतलब हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो बोले, असेंबल करे लोगों को, क्रिएट करिए यूनियंस को, घूमने जाए, बस जाए, आजीविका कमाए। ये सारे 6 अधिकार हमारे पास अनुच्छेद 19(1) में लिखा है। सिर्फ एक कहा मैंने फ्रेंड्स अभी तक, किसी को कुछ हैवी सा लग रहा है, ये सारी चीज़ें ओके हैं? दक्ष, मेघना, सब लोग बताएं प्लीज़। कुछ चेहरे एब्सेंट भी दिख रहे हैं मुझे, चलो कोई बात नहीं है ना, चॉइस तो आप लोगों की है। चलिए, तो आप लोगों ने पूछना कुछ ऑफलाइन क्लासेस में, किसी व्यक्ति का कोई सवाल होना चाहिए तो बिल्कुल फील फ्री। पक्का ना क्लियर है? अनुच्छेद 19 अभी सिर्फ एक पढ़ा आपने, अब मेरी बात सुनो। चलो एक उदाहरण देता हूँ। सर आपने कहा ना राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मेरे पास बोलने का अधिकार है, तो एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ से निकलता हूँ क्लास से और बंगाली कोठी पे जाता हूँ और ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर देश विद्रोह के नारे लगा देता हूँ, देशद्रोही बन जाओ। ठीक है, आप किसी को जिंदाबाद किसी को मुर्दाबाद कहना चाहते हो तो कह के दिखाओ। या मान लीजिए आप वहाँ पर जाकर मेरी कूट के बुराई करो, मेरे बारे में ज़ोर ज़ोर से चीखो चिल्लाओ, क्या है? आपके पास राइट टू स्पीच है, माना आपके पास बोलने का अधिकार है, लेकिन आपको लिमिटेड रखा गया है सरकार के द्वारा। हमारी जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने आपको लिमिटेड किया है, कहा है यू हैव राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। युक्ति युक्त निर्बंधन भी लगाए गए हैं कि आप जब बोलो तो किसी व्यक्ति की मानहानि के खिलाफ ना बोलो। कई बार नहीं कहते कि इस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ ये कहा, मैं मानहानि का केस जो है इस पर दर्ज करूंगा। क्या है ये मानहानि? व्हाट इज डिफेमेशन? डिफेमेशन या मानहानि का मतलब कि आपने मेरी इमेज, मेरी छवि को समाज में खराब करना चाहा है, समझ रहे हो? तो मानहानि का केस उस पर लग सकता है। अगर आप अगेंस्ट कहते हो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश के एकता और अखंडता के खिलाफ कहते हो, तो क्या आपको रोका नहीं जाएगा? वो याद करो जरा, कन्हैया कुमार वाला जब नारेबाजी लगी थी जो है यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनको रोका गया था ऐसा करने से। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, कनेक्ट कर पा रहे हो? अगर आप बाहर जाओ और कुछ ऐसे सांप्रदायिक बयान दे दो कि जिससे जो है सांप्रदायिक हिंसा फैल जाए, कम्युनिज्म जो होता है उसके चलते जो है कहीं ना कहीं जो है आप क्या कर दो, दंगे फसाद फैला दो, तो क्या आपको ऐसा बोलना दिया जाएगा? नहीं, ऐसा करने से आपको रोका जाएगा। क्यों बता रहा हूँ मैं ये चीज़ें? एक और बात सुनो, मैंने कहा हमारे पास है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम पूरे भारतवर्ष में जहाँ मर्जी घूम सकते हैं। आप पता चले किसी सरकारी जगह पर ज़बरदस्ती घुस गए जहाँ लिखा है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, आप वहाँ ज़बरदस्ती घुस गए और बोला जी आप यहाँ कैसे घुसे? बोलोगे हमारे गोदयाल सर ने बोला था कि आप भारतवर्ष में कहीं भी जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में आपको रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। आपको ऐसा कारण, आप किसी आदिवासी क्षेत्र में घुस जाओगे ज़बरदस्ती, जबकि आदिवासियों के क्षेत्र में जो है आपको शायद अलाउ ना किया जा रहा हो जाना, फिर भी आप ज़बरदस्ती घुस जाओ। तो मतलब कहने का तात्पर्य समझो मैं कह क्या रहा हूँ। आर्टिकल 19 आज कंप्लीट हमारा चलने वाला 1 आवर, क्योंकि बहुत बड़ा आर्टिकल है। हमने कहा कि जहाँ एक और आर्टिकल 19 हर नागरिक को फ्रीडम देता है, फ्रीडम टू स्पीच, असेंबल एंड ऑल, वहीं आर्टिकल 19 उस व्यक्ति के उस फ्रीडम को लिमिट भी देता है, लिमिटेशंस दे रहा है, उसको बाध्य कर रहा है, सीमितता दे रहा है। कैसे दे रहा है? अब इसके लिए हमें क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना प्लीज मुझे। अब हमें इसके लिए पढ़ने हैं फ्रॉम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 19(6). जरा आज इसको आप समझ गए ना, तो समझ लो आप पूरा जो है पॉलिटी के भीतर 19 का कंसेप्ट समझ गए। मैंने कहा कि अनुच्छेद 19(1), एक बार दोहरा देता हूँ इस लाइन को। मैंने कहा कि अनुच्छेद 19(1) में हर व्यक्ति, हर नागरिक की स्वतंत्रता है, नागरिक की स्वतंत्रता है। लेकिन ऑन दी अदर साइड अनुच्छेद 19(2) से लेकर 19(6) में उस व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रता की युक्ति युक्त निर्बंधन है, युक्ति युक्त निर्बंधन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? इट इज द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस
रेस्ट्रिक्शंस भी लगे हैं, आप बोलो जरूर, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो, लेकिन आप उतना ही बोलो जितना कि जो है क्या ना हो हमारे देश की, हमारी जो है एकता अखंडता या किसी व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लिमिटेड ही बोलना है। मेरी बात समझ रहे हो। एक और चीज़ जो आपको फैक्ट याद रहेगा, जो मैंने बताया था वो याद रह जाएगा ना, कि पहले इसमें आर्टिकल 19F भी था, ये भी याद रहेगा, जो कि था संपत्ति के अर्जन से संबंधित, संपत्ति के अर्जन इससे संबंधित। और इसको सबको पता है कि 44वां जब संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1978 से, तो इसने एफ को एक्सपेल किया था, मतलब यहाँ से हटा दिया था, और एक्सपेल करके कहाँ डाला था, संविधान के अनुच्छेद 300 का में एज ए लीगल राइट डाला था। ये चीज़ें तो आपने जानी है ना, ये चीज़ आपको रिपीट नहीं करनी है, दोहरानी नहीं है बार बार। ये मुझे याद आया था, कहीं आप लोग बोलो कि इसमें से कोई आर्टिकल मिसिंग तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आ जाओ मैं आर्टिकल 19(2) से लेकर क्या क्या युक्त निर्बंधन को जो है यहाँ पर आधार माना गया, या क्या क्या युक्त निर्बंधन यहाँ पर लगाए गए हैं। अगर कुछ बोलना है इससे पहले, अगर आप लोग कुछ कहना चाह रहे हो, कोई लाइन आपको परेशान करना चाह रही है, देन प्लीज़ फ्री गाइस आप वहाँ जा सकते हैं। नहीं, अब सुनो मेरी बात, इसी में बताऊंगा, मैं अलग नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतना हम लोग को बार बार नहीं लिखना, इतना समय हमारे पास में है नहीं। ठीक है, ये लास्ट वाला मैं मिटा रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ से। चलो अब आओ, हमने कहा जहाँ एक और हमारे पास 19(1)(a) में, ध्यान से सुनना, जहाँ हमारे पास अनुच्छेद 19(1)(a) में बोलने का, एक्सप्रेस करने का अधिकार है, वहीं अनुच्छेद 19(2) ने उस एक्सप्रेशन और स्पीच के अधिकार को रेस्ट्रिक्ट किया है। मेरी बात समझो, जो मैं लिख रहा हूँ, मैं लाइन्स के आगे लिख रहा हूँ, ये 19(a) है ना, 19(1) का ए है, तो मैं इसे 19(1)(a) के आगे लिख रहा हूँ अनुच्छेद 19(2). मतलब अनुच्छेद 19(2) जो है ना, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है किस पर, अनुच्छेद, देखो ध्यान से समझना, ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है 19(1)(a) को, ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है 19(1)(a) को। मेरी बात समझो, मैंने क्या कहा, अनुच्छेद 19 में लिखा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा। लेकिन अगर आप ऐसी फ्रीडम कर रहे हो किसके अगेंस्ट में, देश की संप्रभुता के खिलाफ, मैंने क्या कहा ना, अनुच्छेद 19(2) ने कहा कि रुको, आप लिमिटेड कहो, विच मीन्स व्हाट, कि भारत का प्रत्येक नागरिक अगर देश की सॉवरेनिटी यानी कि देश की संप्रभुता, देश की यूनिटी यानी कि देश की एकता, देश की इंटीग्रिटी यानी कि देश की अखंडता, किसी व्यक्ति को मानहानि करता है, डिफेमेशन करता है, मोरालिटी और डिसेंसी के खिलाफ कहता है, आप बाहर जाकर जो है गाली गलौज करते हो सार्वजनिक प्लेसेस पर, पब्लिक प्लेसेस पर, और कोई इसकी कंप्लेंट दर्ज कर दे तो आपको जो है ऐसा करने से रोका जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास फ्रीडम टू स्पीच है तो मैं जो अंटसंट गालियाँ आएंगी मुंह में वो बोलता रहूँगा, नहीं, ऐसा करने से आपको रोका जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मोरालिटी के खिलाफ है, समझ रहे हैं, नैतिकता के खिलाफ है। तो नैतिकता के खिलाफ कोई भी कार्य करोगे तो आपको ऐसा करने से रोक लिया जाएगा। ये अनुच्छेद 19 में साफ साफ लिखा गया है, ध्यान से याद रखना। आर्टिकल 19(2) इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन आर्टिकल 19(1)(a) ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, decency or the morality, unity and the integrity of the nation, contempt of court, security of the state, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स, विदेशी राज्यों के साथ अच्छे संबंध, और वहाँ एक तरफ आप जो है विदेशी राज्य की इतनी बुराई कर दें कि वहाँ के लोगों में हेट्रेस या कहते हैं ना कि एक जो है घृणात्मक भावना उत्पन्न हो जाए। तो आप बोलो, मेरी आप कनेक्ट कर रहे हो कि नहीं, पहले सब लोग बताओ, कनेक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन में भी आप लोग बताओ। अनुच्छेद 19(1) ने कहा कि आपके पास में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) ने रोक लिया मुझे बोलने से, लिमिटेड बोलना। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलूँगा, उस पर जो है कोई मानहानि नहीं बोलूँगा, मैं देश की एकता अखंडता के खिलाफ नहीं जाऊँगा, देश की संप्रभुता के खिलाफ नहीं जाऊँगा, पड़ोसी राज्यों के साथ जो हमारे अच्छे संबंध है मैं उसके खिलाफ कुछ बातें नहीं बोलूँगा। अब मैं जो है पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, अगर मैं अभी एक बयान दे दूँ, मान लीजिए अभी ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ, मैं इसी ऑनलाइन क्लास में कुछ ऐसा बयान दे दूँ जो किसी धर्म की भावना को ठेस पहुँचाता हो, वीडियो वायरल हो जाती है, उन लोगों तक वो बात पहुँचती है, तो पूरा समुदाय हो सकता है क्या हो जाए, वो समुदाय जो है भड़क जाए। ऐसा आजकल बहुत बड़ा ऑनलाइन पोस्ट डालते हैं लोग और बयान भड़कते हैं। अभी ये SJR वाला केस याद करो जरा, एक लड़के को पीट लिया गया था क्योंकि उसने कुछ कमेंट किया था, कुछ टिप्पणी की थी मुस्लिम समुदाय पर, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसको पीट दिया। फिर यहाँ हिंदू समुदाय के लोग मुस्लिम समुदाय के लोगों को पीट रहे हैं, सिख समुदाय के खिलाफ कुछ बोल दो, सिख समुदाय पीट रहा है। तो मतलब देखो, हमारे पास हमारा एक्सप्रेशन था ना, हम लोग लिख सकते हैं भाई, ये हमारा राइट टू एक्सप्रेस है, हम बोल सकते हैं, लेकिन आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंडर बोलना है।
आप ऐसा कोई बयान मत दीजिए जिससे कि जन भाव बिगड़े, जिससे कि लोक व्यवस्था बिगड़ जाए, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। कनेक्ट कर रहे हैं सभी लोग? पक्का ना? कोई कंफ्यूजन नहीं रखना प्लीज। दूसरा सुनो, अनुच्छेद 19(1) बी, ध्यान से सुना, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं बी, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, इसको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं अनुच्छेद 19(3). ये किस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है? तो ये रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है अनुच्छेद 19(1) के बी पर। पहले अनुच्छेद 19(1) बी आप लोग रिपीट करिए ध्यान से। अनुच्छेद 19(1) बी में क्या लिखा है? दैट इज राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, सॉरी, ठीक है। आप निरायुध बिना हथियार के जो है असेंबल हो जाइए, जमा हो जाइए, लेकिन आप जब भी ऐसा कार्य करेंगे तो इससे क्या नहीं बिगड़नी चाहिए? सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एंड पब्लिक ऑर्डर। 3 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या क्या कहा मैंने? संप्रभुता, दैट इज सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन यानी कि अखंडता, और पब्लिक ऑर्डर यानी कि लोक व्यवस्था। नहीं समझे? चलो सुनो, मेरी बात समझो। मैंने कहा कि मेरे पास असेंबल होने का अधिकार है। चलो एक काम करेंगे फ्रेंड्स, हम कल सुबह सब लोग इकट्ठा होंगे और ये बंगाली कोठी चौक पर हम लोग क्या करेंगे? असेंबल होंगे, जमा होंगे। अब उसी बीच मान लीजिए सुबह हम लोगों ने 8 बजे 7 बजे जो है इकट्ठा होना शुरू किया, और उसी समय स्कूल का टाइम होता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, हमने वैन सारी रोकी हुई हैं कि हमने इतना जमा कर दिया, जाम कर दिया कि कोई गाड़ी वहाँ से ट्रांसपोर्ट जो है पास नहीं हो पा रहा है। मेरी बात समझो सभी लोग, ठीक है? ऑनलाइन भी ध्यान से सुनना। वहाँ से कोई एम्बुलेंस गुजर रही है जिसमें कोई जो है पेशेंट है, कोई मरीज है, वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पा रहे, कोई कैजुअलिटी हो जाती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप असेंबल हों, कोई दिक्कत नहीं, आप असेंबल हो जाइए, आप जो है सम्मेलन कीजिए, लेकिन उस सम्मेलन से क्या नहीं होना चाहिए? उस सम्मेलन से लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। उस व्यक्ति से उस असेंबली से जो है आपके अखंडता के भाव को जो है नहीं क्या होना चाहिए? उसको नहीं समाप्त होना चाहिए, नहीं बिगड़ना चाहिए। और साथ में मैंने आप लोगों से कहा कि देश की संप्रभुता, यूनिटी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अभी बताओ, अभी मेरी वॉइस ठीक है सभी लोग? ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अनुच्छेद 19 हमारे पास में जो 1 का बी है उस पर अनुच्छेद 19(3) क्या है? रेस्ट्रिक्शंस लगा दे रहा है। मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ आप लोगों के साथ में कि ये चीज़ें आपको जो है परेशान ना कर रही होगी। अनुच्छेद 19(1) के सी में क्या बात लिखी गई है? दैट इज राइट टू क्रिएट यूनियन, एसोसिएशन और द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। संघ, संगठन या फिर आप जो है सहकारी समिति बना सकते हो, ठीक है। लेकिन इस पर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है अनुच्छेद 19(4). अनुच्छेद 19(4) रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है किस पर? अनुच्छेद 19(1) के ABC वाले पार्ट पर। यानी कि जहां पर हमसे कहा गया था कि आप यूनियन बनाओ, एसोसिएशन बनाओ, ऑर्गेनाइजेशंस बनाओ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाओ, लेकिन इसको बनाते समय आपको 4 चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और वो 4 चीजों में यहीं पर लिख रहा हूं, 3 चीजें तो कॉमन है: संप्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन, पब्लिक ऑर्डर, एंड एक इसमें एक्स्ट्रा जोड़ना है, दैट इज मॉरलिटी। मॉरलिटी दैट इज नैतिकता, डिसेंसी कह सकते हैं, मॉरलिटी कह सकते हैं। मतलब क्या है, मेरी बात समझना, इन्हों थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है ये टॉपिक। अनुच्छेद 19 आज तक आपने बस ये पढ़ा था कि स्वतंत्रता का अधिकार, बात खत्म। आपको नहीं पता कि बोलने पर भी रेस्ट्रिक्शंस है। हम यूनियन बनाना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसी यूनियन बनाना जिससे किसी की नैतिकता भंग ना हो, जिससे जो है लोक व्यवस्था ना बिगड़े, अखंडता बनी रहे और संप्रभुता देश की बनी रहे, तो ही आप यूनियन बनाओगे। अगर कोई ऐसा कृत्य करोगे जिससे ये 4 चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हों, तो आपको ऐसा करने से रोका जाएगा। 4 चीज़ें कौन सी? देखो, 3 तो ये रिपीट होंगी: सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड द मोरालिटी। इनको डिस्टर्ब करोगे तो फिर आप लोगों को क्या किया जाएगा? रोक लिया जाएगा, रेस्ट्रिक्ट कर लिया जाएगा। 19(4) में ये बात लिखी है। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर हो पा रही है? दक्ष, सभी लोग बताओ। चलो अब लास्ट आते हैं हम लोग। अब हमारे पास में क्या हो गया? सी तक हो गया है ना। चलिए अब क्या बचा? एक सेकेंड ना, ए हो गया, बी हो गया, और ये वाला हमारे पास में जो है सी वाला हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दैट इज अनुच्छेद 19(5). अनुच्छेद 19(5) ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है ऑन आर्टिकल 19(1) ABCD एंड आर्टिकल 19(1) E। ये 2 पर लगा रहा है रेस्ट्रिक्शन।
डी और ई पर थोड़ा सा कनेक्ट करो प्लीज। ई और डी दोनों पर ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, और यहां पर कितने हैं हमारे पास में? सिर्फ दो आधार है, सिर्फ दो ग्राउंड्स हैं। पहला क्या है? द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, आम जन के हित, आम लोगों के हित। मेरी बात समझो, अनुच्छेद 19 में सबसे पहले लिखा गया है आम जन के हित, द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। मतलब मेरी बात समझो, आपको हमने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(d) में लिखा है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप भारतवर्ष में आबाद रूप से कहीं भी जो है जा सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। और एक और कहते हैं हम लोग कि भारत में कहीं पर भी आप बस सकते हो, लेकिन आपके ऐसे करने से अगर सामान्य जन का हित क्या हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है उसको, तो ऐसा करने से रोकेंगे। आप किसी ट्राइबल एरिया में जाकर कह दो मुझे यहाँ ज़मीन लेनी और यहीं जो है निवास करना है, और जबकि वो ट्राइबल एरिया जो है रेस्ट्रिक्टेड एरियाज है, तो आप वहाँ ज़बरदस्ती नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनसे आम जन की भावना का क्या हो सकता है, वहाँ पर समापन हो सकता है। और दूसरा वही है जो मैंने अभी कहा है, क्या? दैट इज़ जनजाति, जनजातीय या जनजाति लोगों के, जनजातीय लिखते हैं इसको, जनजातीय लोगों का हित, इंटरेस्ट्स ऑफ people, interests of the members of tribes or the tribal communities। मेरी बात समझना कि आप लोग जो हैं कहीं पर भी बस सकोगे, लेकिन आर्टिकल 19(5) रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन दी आर्टिकल 19(1)(d) एंड ई ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द इंटरेस्ट्स ऑफ द जनरल पब्लिक, आम जन का हित, एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि जो हमारे पास में जनजाति हैं इनके हितों की रक्षा करता है। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं फ्रेंड्स? लास्ट आ जाइए अब हमारे पास में, दैट इज आर्टिकल 19(6). मैंने कहा था ना टोटल 6 हैं, तो आर्टिकल 19(6) किस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाएगा? एक ही तो बचा हमारे पास में, और वो बचा अनुच्छेद 19(1)(g). अनुच्छेद 19(f) नहीं लिखना है, जी लिखना है। कैसे? अब जी में क्या लिखा था? ऑक्यूपेशन, बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन, इसको आप जो है क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा करते समय आपको बस एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे किसी भी जो है तरीके से इंटरेस्ट्स ऑफ जनरल पब्लिक हार्म ना हो। मैंने क्या कहा? आपके ऐसा करने से यदि क्या होता है, इंटरेस्ट्स ऑफ जनरल पब्लिक, यानी कि यदि आम जन के हित, जो सामान्य लोग हैं, जो आम जन हैं, यदि इन आम जन के हित जो हैं प्रभावित होते हैं, तो आपको ऐसा करने से रोका जाएगा। यदि आम जन के हित जो हैं प्रभावित होते हैं, तो आपको ऐसा करने से रोका जाएगा। कैसे प्रभावित होंगे सर? चलो एक उदाहरण सुनो। मैं गया था, लेट कर लीजिए, केदारनाथ घूमने, बद्रीनाथ घूमने, ठीक है। चलो, मुझे इतनी पसंद आई जगह, होली प्लेसेस हैं, पवित्र स्थल है, मुझे इतनी जगह पसंद आई कि मैंने कहा जी मुझे यहीं बसना है। मैंने जैसे तैसे वहाँ ज़मीन खरीद ली है और वहाँ पर अपना मकान बना दिया, वहाँ रहना पसंद कर दिया, वहाँ रहना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ पर मैंने कहा अब क्या करना है जी, लाइवलीहुड कैसे चलेगी? मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना बिजनेस करते हैं। और बिजनेस क्या कर रहा हूँ मैं? वहाँ पर जाकर अफीम की खेती कर रहा हूँ, ड्रग्स बेच रहा हूँ, शराब जो है ठेका लगाया, शराब बेच रहा हूँ। होली प्लेसेस पर जाकर मैं अफीम शराब बेच रहा हूँ, विच मीन्स व्हाट, ये जनहित के खिलाफ है। लोग भड़क जाएंगे, लोगों के हित, लोगों की भावनाएं जो हैं इससे क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। मुझे ऐसा करने से रोका जाएगा। मैंने कहा जी मैं अपने मर्जी से प्रोफेशन चलाऊंगा, मेरा मर्जी में कोई किसी भी प्रोफेशन में जाऊं, और वहाँ नहीं, मैं बद्रीनाथ केदारनाथ ही नहीं, किसी भी जगह गया, मैं किसी नए प्लेसेस गए और वहाँ पर मैं प्रमोट कर रहा हूँ किसको? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। मनुष्यों को खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, बच्चों को खरीद रहा हूँ, बच्चों को बेच रहा हूँ, प्रोस्टिट्यूशन का जो बिजनेस है उसको प्रमोट कर रहा हूँ। तो उससे क्या हो जाएगा? मुझे रोका जाएगा, क्योंकि आम जन के हित उससे क्या हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं। आप चीज़ों को कनेक्ट भी कर रहे हो। मैंने अगेन कहा सिर्फ मेरे शब्द यहाँ तक पहुँच रहे हैं या ये उनको थोड़ा सा आप लोग एनालाइज भी कर रहे हो, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी मज़ेदार आर्टिकल्स है। और मुझे पता है मैं ज़्यादा थोड़ा डीप चले जाता हूँ आर्टिकल्स को लेकर, समय लगेगा इन चीज़ों को बुनने में, लेकिन मैं इतना आपको एश्योरिटी दे रहा हूँ गाइज कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। दिस इज़ नॉट जस्ट बिकॉज फॉर कि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, दिस इज़ फॉर द कह सकते हैं ना हम लोग कि हमारे अपने हितों के लिए, अपने जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी है कि हमें एटलीस्ट नॉलेज हो।
मैं कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ रेस्ट्रिक्ट हो सकता हूँ, कहाँ ज़मीन खरीद सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के भीतर पढ़ने को मिलता है। अभी तक की जो भी हमारा सेशन डिस्कशन हुआ है अनुच्छेद 19 को लेकर माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ लेट मी नो कि यहाँ से कोई सवाल है, कोई परेशानी है। एटलीस्ट हाफ एन आवर का समय हो चुका है हमारा, आर्टिकल 19 पे ही हम लोग अभी तक डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन क्या ये चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं कि नहीं? श्योर, पक्का सभी लोग? नाइस। अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19 के क्लॉजेज में 6 क्लॉजेज, अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 19(3), अनुच्छेद 19(4), अनुच्छेद 19(5), अनुच्छेद 19(6), इन सब को मिलाकर एक बार पुनः सोचिए अपने मन में और फिर मुझे बताइए कोई कंफ्यूजन है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस वाला समझ आया? मैं बिजनेस कर सकता हूं लेकिन जन भावना नहीं चुभनी चाहिए। हाँ बताओ, कोई पूछ रहा है कुछ? कौन सा? सॉरी, अनुच्छेद 19(b). चलो ठीक है, अनुच्छेद 19(b) देखो, बी बोला ना हमने, बी फॉर बॉय। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन पहला था, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लोगों को असेंबल कर सकता हूँ, जमा कर सकता हूँ। एक तरीके से, अच्छा स्ट्राइक मत कहना, हड़तालें अलग होती हैं, ये क्या है, एक तरीके से धरना देना या स्ट्राइक्स देना वो हटा देना, असेंबल मतलब लोगों को इकट्ठा करना, सम्मेलन करना, सम्मेलन करते हैं ना हम लोग, तो सम्मेलन कर सकता हूँ मैं। लेकिन अगर मेरे सम्मेलन करने से पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि लोक हित डिस्टर्ब हो रहा है तो मुझे ऐसा करने से रोक भी लिया जा सकेगा। मेरी बात समझ रहे हो? मुझे ऐसा करने से तुरंत क्या कर दिया जाएगा, रोक लिया जाएगा। तो यहाँ पर बस ये है कि आप बिना हथियारों के, विदाउट आर्म्स, और जो है किस चीज़ को लेकर पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक अगर सम्मेलन करते हो तो आप कर सकोगे, अन्यथा नहीं। हाँ, परमिशन जरूर पहले लेनी पड़ेगी। अगर मैं किसी पब्लिक प्लेस पर जाकर सम्मेलन करूँगा तो भाई मुझे उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। एक बार थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए ऑनलाइन में, और इसको जो है बाद में थोड़ा सा जूम करके देख लेना। आई नो थोड़ा खिचड़ी ज़्यादा है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ सूचना आप लोगों के लिए है, ऑनलाइन जो मुझे लाइव देख रहे हैं, जो मुझे रिकॉर्डेड देखेंगे बाद में, या ऑफलाइन क्लास वालों, अगर आप लोगों को इसमें नोट्स बनाने में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, परेशानी आ रही है, तो मैं रोज़ कह रहा हूँ मुझे PDF के लिए बता दीजिए। ऑनलाइन वाले अब देखो जो रिकॉर्डेड वीडियोस देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में अपने लिखिए बॉक्स, मैं अपना जो है मतलब डाउट्स लिखिए, या फिर जो है मैं लिंक भेज दूंगा टेलीग्राम का, तो उस पर आप मुझे DM कर देना, तो मैं वहाँ से आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है? या मेरा नंबर आएगा स्क्रीन पे, उस पर आप लोग मुझे जो है कॉल मैसेज कर सकते हैं, तो उसके आधार पर हम लोग इसकी PDF पहुँचाने का प्रयास करेंगे। राइट, चलिए डन हो गया। अब एक और बड़े आर्टिकल्स की तरफ आ जाएँ, दैट इज़ आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन। काफ़ी मज़ेदार है, आसानी से आप लोग पढ़ने वाले हैं। 19 को लेकर बस डाउट लेकर घर मत जाना, और जो घर में बैठे हो घर से बाहर मत जाना डाउट्स लेकर, ठीक है? चलो आ जाऊँ मैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर फ्रेंड्स। नाइस, मैं ये शायद समझ रहा हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझ भी पा रहे हो। आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 पता क्या कहता है? दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। मतलब जब तक आप लोगों के ऊपर कोई जो आरोप प्रत्यारोप जो लगाएं वो सिद्ध ना हो जाए, तो इसके लिए हेडिंग बनाओ, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्धि के रूप में संरक्षण। इंग्लिश में भी एक बार इस लाइन को देख लेते हैं, के संबंध में संरक्षण। तो ऐसे लिखो, प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस मतलब होता है अपराध, ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ठीक है? पहले ये हेडिंग बना देना आप सब लोग। चलो सुनो मेरी बात, पहली लाइन इतना याद रखना माय डियर फ्रेंड्स कि आर्टिकल 20 की बात करेंगे ना, तो आर्टिकल 20 इज प्रोवाइडेड फॉर द पर्सन्स, इट इज़ फॉर पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब क्या है? इंडियन सिटीजन तो है ही है, भारत का नागरिक तो है ही है,
साथ में जो है ये क्या है, फॉरेनर को भी, जो देश के भीतर जो फॉरेनर्स हैं, इन फॉरेनर्स को भी क्या है, ये प्रोवाइड है। विदेशियों को भी है, भारतीयों को भी है। ये अनुच्छेद जो कि हमारे पास में क्या आता है, दैट इज आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर जैसा मैंने कहा कि कोई यदि आर्बिट्ररी क्या होता है, कन्विक्ट होता है, उसको अरेस्ट किया जाता है, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट को लेकर क्या है, कुछ राइट्स मिले हुए हैं। राइट अरेस्ट को लेकर जो है उसके पास कुछ संरक्षण है, प्रोटेक्शन है। अब क्या संरक्षण है वो सभी लोग ध्यान से सुनना। कोई लाइन पूछने तब तक के लिए तो जल्दी से पूछिएगा, नहीं चले आइए, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी कैन से दैट कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के भीतर 3 प्रकार के प्रोटेक्शंस दिए गए हैं। 3 प्रकार के संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शंस की यहाँ पर बात की गई है अंडर आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इजी है, ध्यान से समझना माय डिफरेंस। द वेरी फर्स्ट वन इज नो डबल जेओपार्डी, दूसरा नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एंड थर्ड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। 3 शब्द में यूज कर रहा हूं, सबसे पहले लिखना दैट इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, हिंदी में कहें तो भूतलक्षी या कार्योत्तर दांडिक विधियों से संरक्षण पहला है, ठीक है, से संरक्षण यानी कि आपको क्या मिला है, प्रोटेक्शन यहां पर मिला है। दूसरा जो हमारे पास में आता है दैट इज नो डबल जेओपार्डी, नो डबल जेओपार्डी विच मीन्स दोहरे दंड से छूट, दोहरे दंड से छूट, और थर्ड लिखा हुआ है दैट इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी कि अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। क्या कहा मैंने, इसको लिखते हैं हम लोग अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, गवाही देने से संरक्षण। जरा इन टर्म्स को ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। हमने कहा कि अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, पहले सुन लो एक बात ध्यान से, क्या मैं लाइन आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन अक्यूज्ड पर्सन whether a citizen of India or a foreigner or a legal person like a company or a corporation। भारत के भीतर कोई भी नागरिक है, कोई भी विदेशी है, कोई भी कंपनी है, कोई भी कॉरपोरेशन है, उसको अगर क्या किया गया है, अरेस्ट किया गया है, मनमाने ढंग से आर्बिट्ररी अरेस्ट जो होता है, अगर उसको गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति को 3 प्रकार के संरक्षण देता है अनुच्छेद हमारे पास में, दैट इज आर्टिकल 20। पहला लिखा गया है दैट इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, भूतलक्षी भूतपूर्वी कार्येतर जो दांडिक विधियां हैं उनसे संरक्षण। नहीं समझे इस लाइन का अर्थ ना, अब समझो मेरी बात। एक उदाहरण देते हैं, फिर उदाहरण के आधार पर समझते हैं, ठीक है। चलो लेट कर लीजिए किसी व्यक्ति को स्लैप करना, थप्पड़ मारना अपराध नहीं है। लेट कर रहा हूँ मैं, अब है नहीं है उसको मत पूछना। लेट कर लीजिए कि किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारना अपराध नहीं है, और आज के दिन जो है किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को स्लैप कर दिया। कब? आज के दिन। आज कितनी तारीख है? 25 तो अगस्त को जो है स्लैप कर दिया, ठीक है। लेट कर लीजिए अगले ही कुछ दिनों बाद मान लीजिए कि 30 अगस्त को एक कानून बना कि किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारने की सज़ा है 500 रुपये का जुर्माना। करना मत ऐसा, ठीक है। मान लीजिए मानसी ने किसी को जो है थप्पड़ मारा था, और उनको जो है उस समय के लिए, क्योंकि इन्होंने कब मारा था, ये 25 तारीख को, जबकि कानून बना 30 तारीख को, तो ऐसा नहीं कि उसके बाद किसी भी दिन 31, 1, 2, 3 सितंबर को पुलिस आए और इनको अरेस्ट करके ले जाए, बोले कि या तो 500 का फाइन चार्ज करो या तो आपको अरेस्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो है किसी ए नाम के व्यक्ति को जो है थप्पड़ मारा था। अब ये हुआ क्या
जिस समय इन्होंने ये कृत्य किया, जिस समय इन्होंने ये ऑफेंस किया, उस समय वो ऑफेंस की डेफिनेशन में था ही नहीं। मेरी बात समझो। अब मैंने ये इसलिए थप्पड़ वाला जो है एक उदाहरण दिया क्योंकि मैं किसी का मर्डर नहीं करवाना चाहता हूँ, वरना ये कुछ भी हम लोग उदाहरण बना सकते थे। सीधा ऐसा समझो कि जिस दिन किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कृत्य किया गया है, कोई भी कार्य, कोई भी अपराध किया गया है, और यदि उस दिन वो अपराध की सूची में नहीं आता, कालांतर में बाद में वो अपराध की सूची में शामिल किया गया, तो आपके द्वारा पहले किए गए कृत्य को अपराध मानते हुए आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नहीं समझ में आया? मान लीजिए कि लेट कर लेते हैं कि हाँ, जैसे लेट कर लीजिए किलिंग अ रैट, किसी जो है चूहे को मारना अपराध नहीं है, और आपके घर में चूहा बहुत परेशान कर रहा था, आपकी सारी बुक्स को खा रहा था, ठीक है, आपको सोने नहीं दे रहा था, आपने उसकी हत्या कर दी, लेट कर लीजिए ना, उसको मार दिया। उस समय चूहा मारना इज़ नॉट अ क्राइम। लेकिन कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 2 दिन बाद एक कानून बना कि चूहा मारना इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, और ऐसा करने वाले व्यक्ति को 1 महीने की जेल हो सकती है। लेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको अरेस्ट इस वजह से नहीं करेंगे कि आपने 4 दिन पहले चूहा मारा था। आप बोलेंगे सर उस दिन तो ऐसा कानून ही नहीं था। अगर उस दिन मुझे पता होता कि चूहा मारने की सज़ा 1 महीने की जेल है तो शायद मैं नहीं मारता, पकड़ के कहीं दूर छोड़ आता जंगल में। समझ रहे मेरी बात? तो नो जो है प्रीवियस जो है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को एक बार ज़रा ध्यान से समझते हैं। इंग्लिश में मैं एक लाइन पढ़ दे रहा हूँ, दैट इज़ नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ अ लॉ in force at that time of the commission of the act, nor subjected to a penalty greater than that prescribed by the law in force at the time of the commission of the act। मतलब जब वो कानून नहीं बना था, अगर तब किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है, कोई जो है एक एक्ट किया है, और उस एक्ट के लिए आप बाद में उसको गिरफ्तार कर रहे हो क्योंकि अधिनियम बाद में बना, लॉ बाद में बना, तो उसको अरेस्ट का जो है जायज़ कारण नहीं मान सकते। कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग या नहीं? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। मतलब अगर कानून के जैसे मान लो आज कानून है कि किसी का मर्डर करना क्या है, कानूनन जुर्म है, और मैं आज मर्डर करता हूं तो ठीक है, मैंने कानून ब्रेक किया है, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए अगर किसी का मर्डर करना अभी गुनाह नहीं है और वो 1 साल बाद कानून बनता है और मुझे इस वजह से पकड़ा गया कि आपने 2 साल पहले मर्डर किया, तो मैं कहूँगा उस समय कानून ही नहीं था ऐसा कि मर्डर करने पर जो है क्या होगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, जो भी होगा वो कानून होगा। तो आपको इस कृत्य से बचाएगा कौन? अनुच्छेद 20, दैट इज द नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग इसको थोड़ा बहुत कनेक्ट आपस में कर पा रहे हो, ठीक है। अभी इसको हम लोगों ने जानना है, लिखना है। नो डबल जेओपार्डी का मतलब क्या है? दोहरे दंड से छूट। कहने का सिंपल तात्पर्य बताता हूं मैं कि एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान होगा। एक सजा के लिए एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान होगा। जैसे लेट कर लीजिए, अगर मान लीजिए कि अनूप नाम का व्यक्ति है, जिसको नहीं पता मैं ही हूँ, अगर ये अडल्ट है बिल्कुल जो है, ठीक है, और इस व्यक्ति ने किसी के घर में जाकर 50,000 रुपये अगर क्या कर दिए हैं, चुराए हैं, तो रुपए चुराना इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। तो हो सकता है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए और इस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए इसको 6 माह की जेल हो जाए। समझ रहे मेरी बात? ठीक है भाई, 6 महीने की जेल हो गई मुझे। 6 महीने बाद मैं जेल से छूटा, जैसे घर आया, 1-2 दिन घर में रहा, फिर से मुझे पुलिस पकड़ के ले गई और कह दिया कि उस दिन आपने उस घर से 50,000 रुपये उठाए थे, चलो अब हमें जो है 20,000 जो है क्या करो, इसका पेनल्टी पे करो। या आप जो है फिर से 2 महीने के लिए अरेस्ट किए जाएंगे, तब मैं अगर पढ़ा लिखाऊंगा मैं कहूँगा अब नहीं, क्योंकि एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिल सकती है, 2 बार नहीं। समझ रहे? नो डबल जेओपार्डी मतलब दोहरा दंड नहीं मिलेगा। एक बार मैंने क्राइम किया तो एक ही बार सज़ा मिलेगी। अच्छा, अब इसको अन्यथा मत लेना, ऐसा मत सोचना अनूप सर बाहर आए, फिर से रमन ने इनवाइट किया था घर पे और रमन के घर से फिर से 50,000 या 60,000 या 1 लाख रुपए चोरी कर दिए, तो अब नहीं कहूँगा जी मेरे को तो ऑलरेडी चोरी की सज़ा मिल गई, अब क्यों दे? अरे मैंने क्राइम भी तो दोहरा दिया, तो जब क्राइम दोहराऊंगा तो दंड भी दोहराया जाएगा। मतलब एक ही सज़ा के लिए सिर्फ एक ही बार, अपराध के लिए एक ही बार दंड देना है। अगर मैंने कोई ऐसा कृत्य किया है जिसके लिए मुझे आप सज़ा देना चाहते हो तो एक अपराध की एक ही सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मैंने जो है कहीं चोरी किया है तो मुझे उसके लिए आप जेल में अरेस्ट कीजिए, लेकिन जब मैं रिलीज़ हो जाऊंगा तो उसी ऑफेंस के लिए फिर से अरेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, वो अलग चीज़ है, मैं कहीं नई जगह फिर से चोरी करूंगा तो हो सकता है मुझे गिरफ्तार किया जाए। अब ये नहीं कहूँगा ना कि मेरा लाइसेंस बन गया चोरी का, एक बार गिरफ्तारी का बात करता मैं अब जीवन भर चोरी कर, नहीं। मतलब एक बार जो मैंने एक कृत्य किया उसके लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी, बार बार नहीं। अब ये घर पर अप्लाई मत करना। गलती से भी अगर पिताजी के पर्स से 10, 15, 20 रुपये निकालना चाहो
और निकालते समय मम्मी ने देख लिया तो पहले मम्मी कूटेंगी, बड़े भाई को शिकायत की, बड़े भाई कूटेंगे, शाम को ड्यूटी से पिताजी घर आए, पिताजी कूटेंगे। तो ऐसा ना हो कि पिताजी की बारी में आप बिल्कुल कराटे में खड़े हो जाओ और कह दो नहीं पिताजी, एक जो है सज़ा के लिए एक ही बार दंड देना था, मम्मी ने दे दिया, बल्कि इसका बोनस भैया ने भी दे दिया, तो मुझे 2 बार सज़ा मिल गया, अब आप नहीं दोगे सज़ा। वहाँ नहीं चले गए काम, घर में सारे कानून फेल होते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दोहरा दंड क्या होता है और उससे कैसे हमको छूट मिलती है। कनेक्ट कर रहे हो, एक सज़ा के लिए एक ही बार अपराध करना है। चलो एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन्स भी पढ़ लेते हैं ना, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। देखो लिखा है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक ही गुनाह के लिए आप एक ही बार उसको सजा दोगे, एक बार से अधिक समय के लिए उसको सजा नहीं दोगे। दिस इज ओके और नॉट। अब लास्ट सुनना मेरे दोस्तों, दैट इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि अपने ही खिलाफ अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। चलो जरा पुरानी ज़माने की मूवी से याद करते हैं ना। पहले क्या होता था, जैसे विलेन होते थे ना, तो विलेन मिले होते थे पुलिस वालों से, और वो क्या करते थे, हीरो को गिरफ्तार कर लेते थे, जो भी उसका मतलब मेन नायक होता था, हीरो होता था, और उसको कहते थे कि कबूल करके वो गुनाह तूने किया है, कबूल करके वो खून तुमने किया है। कहते थे या नहीं? मुझे एक मूवी याद आ रही है, अजय देवगन की दिल वाले मूवी, ठीक है, जो ठाकुर था या जो भी था, मुझे विलेन का नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मामा ठाकुर शायद, ठीक है। तो वो कहता है ना, उसकी मम्मी को उठा लेता है अजय देवगन को और कहता है कि कबूल करके खून तूने किया, कबूल करिए खून तूने किया, और बाद में पगला जाता है अजय देवगन। समझ रहे हैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कि आपसे जबरन पुलिस अथॉरिटीज़ के द्वारा या जिस भी अथॉरिटी ने आपको गिरफ्तार किया उसके द्वारा आपको कबूल करवाने पर, गुनाह कबूल करवाने पर क्या नहीं किया जाएगा, फोर्स नहीं किया जाएगा, इनडायरेक्टली आपको जो है टॉर्चर नहीं कर सकते अपने गुनाह कबूलने के लिए। चाहे आपने वो गुनाह नहीं किया, मान लो ना कि भाई मुझे अरेस्ट किया गया है, मैंने कहा ना आर्बिट्ररी अरेस्ट है ये, मुझे गिरफ्तार किया गया है शक के बिना पर या किसी भी आधार पर, पर्सनल कोई दुश्मनी निकालनी थी उसके आधार पर, और आप पीटे जा रहे हो, कह रहे हो कि कबूल करके तुमने किया, कबूल करके तुमने किया, तो ये नहीं करना है, क्योंकि वो जो है कहाँ पर डिसाइड होता है, कोर्ट के भीतर डिसाइड होता है, न बल्कि अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को ऐसा पनिश करना है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब फिर से समझिए कि किसी भी भारतीय नागरिक, किसी भी विदेशी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए आप मजबूर नहीं करते। जैसे उस पर नार्को टेस्ट का इस्तेमाल, समझते हैं, उस पर ब्रेन मैपिंग का इस्तेमाल, समझ रहे हैं, लाई डिटेक्शन का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकते जब तक कि कोर्ट से परमिशन ना ली हो। अब मूवीज़ में अलग दिखाते हैं, वो छोड़ देना, मूवीज़ अलग है, रियलिटीज़ अलग है। तो आप किसी भी व्यक्ति को उसी के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं कर सकते। चलो इसको भी एक बार पढ़ते हैं। नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। विटनेस होता है गवाह, हिमसेल्फ मतलब अपने खिलाफ। आप अपने ही खिलाफ किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने कहा कि नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग हो गया, ठीक है, या फिर जो है उसमें आप क्या करते हैं, लाई डिटेक्शंस करते हैं, तो विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते। ऑन द अदर साइड, अच्छा मान लो जैसे अगर कहा ना कि हमसे क्या लेता है कि डीएनए प्रिंटिंग, डीएनए मतलब सैंपल्स लेते हैं, ब्लड सैंपल्स लेते हैं, हेयर सैंपल्स लेते हैं, ठीक है, या नेल सैंपल्स लेते हैं, या कोई भी ऐसी इंक्वायरीज होती है, तो उसको मत कहना कि ये डबल जोपेडी, 2-2 बार हमें बुलाया जा रहा है, या इसको मत कहना हमारे खिलाफ गवाही देने के लिए। वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, उसको करवाया जा सकता है। तो ये होता है अनुच्छेद 20 के भीतर नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब, अर्थात अपने ही खिलाफ आप किसी भी व्यक्ति को गवाही देने पर मजबूर नहीं कर सकते हो। क्या ये वाली लाइन भी आप लोगों ने कनेक्ट की है? अनुच्छेद 20 के भीतर जो जो चीज़ें मैंने अभी तक बताने का प्रयत्न किया है, क्या आप लोग इस बात को लेकर सेटिस्फाई हो गाइज, या कोई भी प्रकार की समस्या, कोई भी प्रकार की कन्फ्यूज़न आपको नज़र आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, अगर एक ही व्यक्ति 10 बार चोरी कर रहा है तो उसको 10 बार सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं कि चोरी 10 बार करेगा और सजा एक बारी के लिए। जैसे मान लो कि आज, जैसे मान लो आज 25 तारीख को मैंने किसी घर में चोरी की, तो मैंने जो आज चोरी किया ना, तो मुझे उसके लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। अब मैं बाहर छूटा, 2-4 महीने बढ़िया अपना एंजॉय किया, बढ़िया घूमा फिरा, और फिर से एक और चोरी कर ली, तो उसके लिए फिर अरेस्ट करोगे। लेकिन इसलिए नहीं कि आपने 25 को चोरी की थी, क्योंकि उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी। तो एक अपराध के लिए आप बार बार मुझे जो है अपराधी दोषी नहीं घोषित करेंगे, बार बार दंडित मुझे नहीं कर सकेंगे। ये हमारे पास में वहाँ जो है लिखी हुई बातें हैं। चलो नाइस फ्रेंड्स, और आगे बढ़ो और बताओ, मुझे कोई सवाल है? एक सेकंड रक्षा, हाँ रमन पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, सजा भी 5 साल, हाँ हाँ हाँ, या 2 साल, ठीक है। उसको भविष्य में अगर बढ़ा दिया जाए
हाँ हाँ, सज़ा को, तो ये तो हाँ, तो ये तो फिर जो होता है हमारा भारतीय दंड संहिता जो है, पिनल कोड जो, उसमें जो प्रोसीजर्स लिखे होंगे उसके हिसाब से किया जाएगा, है ना। नहीं नहीं नहीं, इसमें ऐसा नहीं होगा ना। अब अपराधी की सज़ा को बढ़ाने का जो प्रस्ताव रखा जा रहा है, तो वो किस में होगा, जैसे अगर हम लोग अनुच्छेद 22 पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर जैसे मान लो किसी को, दो होता है 22 में, प्यूनिटिव डिटेंशन आता है और प्रिवेंटिव डिटेंशन आता है। तो अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के चलते किसी बाहरी व्यक्ति को, जैसे मान लो हमने किसी ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान से आया है और हमें उस पर संदेह है कि शायद ये कुछ मतलब ऑफेंस करने आया है भारत में, तो उसको हम लोग वैसे तो 3 महीने तक हिरासत में रखते हैं, लेकिन 3 महीने की हिरासत को बढ़ाया जा सकता है अगर वहाँ पर हाई कोर्ट की स्पेशल जो बेंच बैठती है, वहाँ पर लोगों की जो टीम बैठती है, तो उसके हिरासत के पीरियड को बढ़ा सकते हैं। तो वो अनुच्छेद 22 के भीतर वाला हम लोगों ने पार्ट पढ़ना है, राइट। तो वो यहाँ पर नहीं, अनुच्छेद 22 के भीतर हमने वो पढ़ना है कि उसके अरेस्ट के पीरियड को बढ़ाया जा सकता है, डिटेंशन के पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। यस दक्ष, आप कुछ पूछ रहे थे? ठीक है, ठीक है। नहीं, उसको देखो, अब ये है ना कि अगर उसके खिलाफ कोर्ट ने अगर क्या दे दिया है, अपना डिसीजन दे दिया, वर्डिक्ट दे दिया, तो फिर तो अपराधी है। 2 चीज़ें आती हैं, मेरी बात समझा। एक होता है मुजरिम, एक होता है मुलजिम। मुलजिम और मुजरिम सुने हैं ये सब। मुलजिम मतलब जब तक किसी व्यक्ति पर अपराध साबित नहीं हो गया तो वो मुलजिम है। आपने कोर्ट में पुरानी मूवीज़ में नहीं देखा कि मुलजिम को कटघरे में पेश किया जाए, वो मुजरिम नहीं कहते। मुलजिम को जो है कटघरे में पेश किया जाए, मुलजिम का मतलब अभी ये अंडर प्रोसीडिंग से, नहीं मुजरिम नहीं, अभी ये सर्च करना आफ्टर क्लास, ठीक है। मुलजिम और मुजरिम अलग होता है। मुजरिम मतलब जिस पर दोष साबित हो गया, अब वो मुजरिम है। लेकिन मुलजिम का मतलब क्या है कि जिस पर अभी दोष चल रहा है। तो जो दक्ष का सवाल था ना कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया और उस पर अभी अरेस्ट प्रूव नहीं हुआ है, तो उस व्यक्ति को क्या मतलब अपराधी माना जाएगा? तो उसको अपराधी नहीं मानेंगे, वो अभी डिटेंशंस के पीरियड में, तो उसको अभी अपराधी नहीं कह सकेंगे। दक्ष, ऐसा ही सवाल था कुछ आपका? हाँ, तो वो अपराधी तब तक घोषित नहीं होगा ना। अपराधी कैसे, आप मुजरिम तब तक नहीं बोल सकते जब तक कोर्ट उस पर दोष साबित न कर दे। यही तो प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव है। यही तो हमने प्यूनिटिव डिटेंशंस के भीतर जानना है कि जब तक, देखो प्यूनिटिव डिटेंशन हमेशा किस पर होता है लागू? जब किसी व्यक्ति को कोर्ट ने जो है सजा सुना दी हो। और प्रिवेंटिव यानी कि जिस पर संदेह और उसको संदेह के आधार पर आपने गिरफ्तार कर दिया है, तो वो जो है निवारक निरोध कानून के भीतर आता है। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। चलिए, और कोई सवाल है किसी व्यक्ति का? देन प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक व्यक्ति पर धाराएं अलग अलग लग सकती हैं, ठीक है। धाराएं जो हैं वो हमारी दंड संहिता के अनुसार जो है, इंडियन पेनल कोड जो है, भारतीय दंड संहिता। हाँ रक्षा, बताओ। हाँ हाँ, ऐसा देखो, ऐसा हो सकता है जैसे मान लो कि कोई एक ए नाम का व्यक्ति है और वो लगातार ऑफेंसेस किए जा रहा है। अब उसका ऑफेंसेस का हमें टाइप देखना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए वो छोटी मोटी चोरी लगातार करता चला जा रहा है, तो हो सकता है कि उसको जो है, जैसे उसने लगातार 1 महीने के भीतर 8-10 चोरियां कर दी और ये लग रहा है कि भाई ये साथी चोरों की लिस्ट में शामिल है, तो उसके पनिशमेंट के ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा करने से उसको रोका जा सकता है, उसको जो है डिटेंड किया जा सकता है। तो ऐसा तो ऑब्वियस सी बात है ना। कोई लगातार गुनाह कर रहा है, कोई लगातार किसी को मारने की धमकी दे रहा है, किसी पर अटैक कर रहा है, मतलब जो है जान से मारने की धमकी दे रहा है या उसको ऐसा कर रहा है, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है लंबे समय के लिए। तो ऐसा हो सकता है। ये तो बिल्कुल कानून के भीतर लिखी गई है कि लगातार कोई अगर अपराध दोहरा रहा है तो उसको ऐसे अपराध करने से रोका जा सकता है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। जी, और कोई सवाल है? नाइस, गुड, कंटिन्यू कीजिए। इफ दिस इज डन तो हम लोग आगे बढ़े एक और आर्टिकल्स की तरफ। डन, श्योर। चलिए, थके तो नहीं अभी? नहीं, नींद आ रही नहीं? हाँ, वो रहने दो, वो कुछ नहीं है, वो नॉर्मल सी बात है। ठीक है। अच्छा, एक नए आर्टिकल में आपको क्लू दे देता हूँ, क्योंकि वो 15 मिनट का टॉपिक नहीं है जो मैं कहूँ कि आज ही पूरा हो जाएगा। उस पर कम से कम हमें 20 से 30 मिनट बैठना है, तो ये आज नहीं, बट मैं आपको एक क्लू दे देता हूँ कि हमने नेक्स्ट आर्टिकल क्या पढ़ना है, राइट। तो नेक्स्ट आर्टिकल, थोड़ा सा मैं इसको स्लो चल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझने को भी मिले और लिखने का भी आपको मौका मिले, है ना, और एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको रेडी होना है। चलिए आ जाइए। नाउ आर्टिकल 21। अच्छा, एक सेकंड, मुझे एक चीज़ याद आ रही है। आर्टिकल 19 में एक लाइन रह गई है। अभी आपका होमवर्क कह लीजिए,
आर्टिकल 19 क्लॉज 1A जो पढ़ा था हमने, इधर देखो मानसी, इधर सुनो, आर्टिकल 19A हमने पढ़ा था कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक्चुअली उसमें कुछ आर्टिकल क्या है, निहित है। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो क्या बोलोगे आप लोग? अनुच्छेद 19(1) में ही बोलोगे। अनुच्छेद 19(1) के ए में राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस है। अगर मैं कहूँ कि विज्ञापन या व्यावसायिक विज्ञापन का अधिकार, यानी कि जो हमारे पास में एडवर्टीजमेंट होते हैं, एडवर्टाइज आप लोग करते हैं, तो उसका अधिकार कहाँ निहित है? अनुच्छेद 19(1) के ए में ही जो है समाया हुआ है, उसी में जो है अंतर्निहित अधिकार है। तो आज आपके होमवर्क ही समझ लीजिए कि अनुच्छेद 19(1) में कौन कौन से अनुच्छेद जो हैं वो छुपे हुए हैं, कौन कौन से राइट्स आपके छुपे हुए हैं, उनको आपने एज अ होमवर्क करना है। ये मुझे सडन याद आ गया आर्टिकल 21 लिखने से पहले कि हाँ 19 में 1-2 लाइन्स रह गई थी, तो ये आपका होमवर्क मान लीजिए, ठीक है। और जो ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ज़्यादा नहीं है, 5-7 हमारे पास में कुछ ऐसे नियम्स हैं जो आपको उसी में अंतर्निहित मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं, जैसे बहुत सारे ना, जैसे आपकी परमिशन, आपकी अनुमति के बिना आपका कोई फ़ोन टैप कर रहा है, आपकी बातें कोई सुन रहा है, रिकॉर्डिंग्स कोई सुन रहा है, ठीक है, तो वो आपकी जो है प्रिवेसी के खिलाफ तो है ही है, वो तो खैर अनुच्छेद 21 में, लेकिन 19 का भी वायलेशन है, स्वतंत्रता, जो जो हमारी स्वतंत्रता है, फ्रीडम है स्पीच एक्सप्रेशन का, उसको क्या कर रहा है, कोई ब्रीच कर रहा है। अनुच्छेद 21 में है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी कि जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये यहाँ पर लिखा गया, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 के भीतर आप लोगों को साफ साफ एक लाइन लिखी गई है, पहले मेरी लाइन पूरी सुन लेना। अनुच्छेद 21 की लाइन है दैट नो पर्सन, अब पहली चीज़ तो यहाँ शब्द को हाईलाइट करो, पर्सन मतलब भारतीय के लिए भी और विदेशी के लिए भी, दोनों शब्द हैं यहाँ पर। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ his life and personal liberty, his life and personal liberty except procedure established by law. No person shall be deprived of his life and personal liberty except procedure established by law. एक लाइन सुन लो पहले ध्यान से, अब हिंदी में समझो क्या लिखा है। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। क्या समझे मेरी लाइन? इसको हिंदी में लिख लेता हूँ, आई नो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। मैंने कहा किसी व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से उसके जीवन अथवा दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, इसके अलावा नहीं, अन्यथा नहीं। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति का अगर जीवन छीन लो, जीवन छीनना समझ रहे हो ना, किसी व्यक्ति से उसकी लाइफ, उसका जीवन ही छीन लिया, मतलब उसको मृत्युदंड दे दिया, तो कब देंगे मृत्युदंड? यदि उसने कोई कानून तोड़ा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अभी आ रहा हूँ क्या होता है, तो अगर उसने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन किया है तो उससे उसका जीवन छीन लो, या उससे उसकी पर्सनल लिबर्टीज छीन लो ना। पर्सनल लिबर्टीज में क्या आता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैहिक स्वतंत्रता? दैहिक स्वतंत्रता का मतलब अनूप सर का मन हो रहा है जी कि अनूप सर जो है आज ब्लैक कलर की शर्ट पहने, तो ये मेरी चॉइस है, मेरी अपनी लिबर्टी है ना, मेरी चॉइस है, मैं ब्लैक कलर की शर्ट पहन रहा हूँ ESP क्लास के नाम से। अगर मैं जेल के भीतर होता तो क्या हुआ, मैं ये डिमांड करता कि जेलर साहब आज मेरा मन है जरा ब्लैक कलर की शर्ट पहनने का, भिजवा दो, तो भिजवाएंगे, लेकिन ब्लैक कलर के एक
तगड़ा आदमी भिजवाएंगे, एक डंडा रहेगा और उससे पिटाई करने के लिए भिजवाएंगे। मेरी वहाँ लिबर्टी छीनी जा रही है। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। मेरा आज मन कर रहा है जी मुझे आफ्टर क्लास में पिज़्ज़ा खाना है, ऐसा है नहीं, आप लालच मत होना, होगा तो चले साथ में चलेंगे। मेरा मन कर रहा है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है। अब मैं फिर से कहूँ कि मुझे अरेस्ट किया गया है और मैं जेल में ऑर्डर दे रहा हूँ कि जेलर साहब एक पिज़्ज़ा भिजवा दीजिए, तो फिर पिज़्ज़ा की बजाय वो मारने के लिए 2-4 चीज़ा भेज देगा। समझ रहे हो मेरे? आप समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। शब्दों का चयन जो है बाद में पकड़ना आप लोग, पहले उसका मीनिंग समझो। किसी भी व्यक्ति से, रमन हमारी क्लास में बैठे हैं, रमन से अब जीवन नहीं छीनेंगे, बुरा लग जाएगा। रमन से अगर उनकी लिबर्टी छीननी है तो उनकी लिबर्टी सिर्फ और सिर्फ सरकार एक ही आधार पर छीन सकेगी, यदि उन्होंने कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? अरे भाई कोई भी परमानेंट लॉज जो संसद ने बनाए हैं, राज्य सरकार ने बनाए हैं, जो कि हमारे लॉ के भीतर हैं। अगर लॉ के भीतर लिखा गया है कि किसी दूसरे व्यक्ति का खून करना, मर्डर करना, उसकी सजा है कि आपको मृत्युदंड या फांसी दी जाएगी, तो मतलब अगर रमन किसी का अगर मर्डर करते तो रमन से उनका जीवन छीना जा सकता है। बात समझ लो। अगर किसी व्यक्ति ने लॉ को ब्रीच किया है, लॉ का उल्लंघन किया है, जो कानून के द्वारा विधि बनाई गई है, अगर उसका उल्लंघन किया है तो उस व्यक्ति से उसका जीवन या उस व्यक्ति से उसकी दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता मतलब आज़ादी छीनी जा सकती है। वो अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं कि जी मुझे आफ्टर क्लास जो है क्लब जाना है, आफ्टर क्लास मुझे जो है रेस्टोरेंट जाना है, डिनर नहीं। अगर आपने ऑफेंस किया है, आपने जो है कानून के द्वारा बनाई गई विधि को तोड़ा है, तो फिर आपसे वो आपकी लिबर्टी छीन जाएगा। आपका घूमने का जो अधिकार है, कहीं भी जाने का, आपका जो है अपनी मर्जी से भोजन करने का, अपनी मर्जी से पहनावे का अधिकार, कुल मिलाकर कहूँ तो आपसे आपकी लिबर्टी छीन ली जाएंगी, आपसे आपकी स्वतंत्रताएं जो हैं छीन ली जाएंगी। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इस बात को समझ रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल। रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति, अच्छा ये व्यक्ति के लिए है, मतलब इंडियन सिटीजन भी है, फॉरेनर भी है, नो पर्सन, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से और उसके दैहिक स्वतंत्रता से सिर्फ आप लोग जो है उसकी ये स्वतंत्रता और जीवन तब छीन सकोगे आप, मतलब सरकार, गवर्नमेंट जो छीनती है जब उसने किसी कानून के द्वारा बनाई गई प्रक्रिया को उल्लंघित किया हो, उसको जो है ब्रीच किया हो। क्या यहाँ तक का कंसेप्ट आप समझ पा रहे हैं? श्योर, पक्का? लाइफ क्या है? व्हाट इज लाइफ? हमने कहा ना उसकी लाइफ, जीवन छीन सकते। व्हाट इज लाइफ? आप बोलेंगे सर लाइफ इज़ ऑल अबाउट दी, हम सांस ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वृद्धि करें, यही लाइफ है। लेकिन सिर्फ सांस लेना इज़ नॉट लाइफ। लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट द ब्रीदिंग। अब भाई ब्रीदिंग तो हर कोई कर रहा है, तो ब्रीदिंग ही क्या, सांस लेना ही जीवन है। सांस तो जानवर भी लेता है, सांस तो पेड़ पौधे भी लेते हैं, तो उनमें भी जीवन है। लेकिन क्या उनका और मानव के जीवन में कोई भिन्नता नहीं है? देखो लाइफ का वास्तविक मतलब होता है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट दी चॉइस एंड डिग्निटी। जीवन मतलब आप जो है इच्छामयी और गरिमामयी जीवन जी रहे हो। गरिमामयी मतलब डिग्निटी के साथ, आप अपनी डिग्निटी, अपनी पहचान, अपनी डिग्निटी के साथ जीवन जी रहे हो। मैं ये कई बार ये केस प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस क्लासेस में भी ये केस बताया हूँगा। एक केस आया था, बहुत पुराना केस है, अरुणा शानबाग केस। अरुणा शानबाग मामले में क्या हुआ था कि मुंबई की एक हॉस्पिटल की नर्स थी अरुणा शानबाग, और उनके साथ उन्हीं के किसी सहयोगी कर्मचारी ने रेप किया और हॉस्पिटल जो था उसकी बिल्डिंग से उनको नीचे गिरा दिया। उसको शायद ये लगा कि उनका जीवन चला गया, लेकिन उनमें सांसें बाकी थी। जब बाकी स्टाफ ने देखा होगा कि कोई जो है बिल्डिंग से गिर गया, तो उनको आईसीयू में भर्ती किया और उन्होंने अपने जीवन के 40 से 45 साल आईसीयू में गुजारे थे। आईसीयू में वेंटिलेशन पर उनका 40 से 45 साल जीवन गुजरा। तो वो भी तो, मैंने कहा ना व्हाट इज़ लाइफ, तो आप बोलेंगे सांस लेना, तो सांस तो वो भी ले रही थी, लेकिन क्या वो अपनी चॉइस और डिग्निटी के साथ जी हैं? नहीं जिए। वो अपनी मर्जी का पहनावा नहीं पहन सकते, अपनी मर्जी का भोजन नहीं खा सकते, अपनी मर्जी का कहीं जा नहीं सकते, अपनी मर्जी से किसी से मिल नहीं सकती। तो क्या ये जीवन है? इज दिस लाइफ और नॉट? नहीं सर, ये जीवन नहीं होता। वो सिर्फ सांसें ले रही हैं। सांसें लेना ही सिर्फ जीवन नहीं होता है। जीवन इज़ ऑल अबाउट दी अपने गरिमामयी ढंग से जीना। लाइफ इज़ ऑल अबाउट दी चॉइस एंड डिग्निटी। आप जो है गरिमापूर्ण ढंग से जियो, आप जो है क्या करो, अपनी इच्छा के अनुसार जियो, तो वो जीवन होता है। अब विद्रोही मत बन जाना। घर में कि पिताजी ने बोला था कि बेटा पढ़ाई कर ले, क्या रखा है ब्लॉगिंग्स में, आप कह रहे अरे सर इच्छामयी जीवन है, गरिमामयी जीवन है, पिताजी जाने दो। वो थोड़ा एक्सेप्शंस बाद में रखना। यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट, माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट द ब्रीदिंग्स। ब्रीदिंग्स हर कोई करता है। लाइफ इज़ अबाउट द चॉइस एंड डिग्निटी। अब आपसे आपकी चॉइस एंड डिग्निटी कौन छीन रहा है? सरकार। क्यों छीन रही है? क्योंकि मैंने तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ तोड़ा है। अच्छा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ शब्द को कैच कर पा रहे हो? कानून के द्वारा बनाई
गई प्रक्रिया, मतलब संसद ने अगर लिखा है कि चोरी करने की सज़ा 6 महीना है, तो अगर आपने वो चोरी की सज़ा 6 महीना जो दिया गया था, अगर आप चोरी करते हो तो आपसे आपकी लिबर्टी छीन लेंगे। अगर संसद ने या स्टेट गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है कि किसी का मर्डर, किसी की हत्या करना जो है आपको जीवन छीन लिया जाएगा, आपको मृत्युदंड दिया जाएगा, तो वो आपसे आपका जीवन छीन सकते हैं, ये किस में लिखा गया है, दैट इज अंडर आर्टिकल 21। तो अब आप लोग कनेक्ट कर पाओगे कि किसी भी व्यक्ति से उसका जीवन या उसकी लिबर्टीज कब छीनी जा सकेंगी। बताओ फ्रेंड्स जल्दी से, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब एक और लाइन बता ही देता हूँ, जब इतने चीज़ें बता दी। हमने कहा ना कि किसी व्यक्ति से उसके जीवन कानून के द्वारा छीना जा सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन है सर यहाँ बहुत बड़ा, अगर किसी व्यक्ति से उसका जीवन कानून के अनुसार छीन रहे हैं तो ये कौन चेक करेगा कि वो कानून सही है कि नहीं? मेरी बात नहीं समझ आई। चलो मैं आपके लिए एक उदाहरण मानता हूँ। मैंने क्लास में एक नया नियम बनाया है, आज से किसी के भी हाथ से अगर पेन नीचे गिरा, समझ लो, तो उसको मैं जो है 10,000 का फाइन चार्ज करूँगा। आपको 10,000 देना पड़ेगा अगर किसी के हाथ से पेन गिर गया। अब सर ये तो कोई एक मतलब अच्छा खासा लॉ नहीं हुआ कि पेन तो किसी के हाथ से भी गिर सकता है, मेरे हाथ से भी गिर सकता है, आपके हाथ से भी गिर सकता है। अब सिर्फ पेन गिरने की सज़ा बना दी कि 10,000 रुपये का फाइन चार्ज करना पड़ेगा, तो ऐसे तो फिर मैं माला माल बन जाऊँगा। क्लास में इतने सारे स्टूडेंट हैं, पेन किसी ना किसी का गिरता रहेगा। सर कोई इसको चेक करो कि कहीं ये कानून गलत तो नहीं, आर्बिट्ररी कानून तो नहीं, कहीं तानाशाही कानून तो नहीं है। तो हमेशा क्या होता है कि जिस कानून ने आपसे आपकी लिबर्टीज छीनी है, जिस कानून ने आपसे आपकी लाइफ छीनने की बात की है, क्या वो कानून भी सही है? कोई ये तो चेक कर लो। तो तब उसके लिए एक शब्द आया था, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हिंदी में कहते हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया। विधि की सम्यक प्रक्रिया। विधि की सम्यक प्रक्रिया में बस इतना चेक करना है हमने कि जो लॉ की बात कर रहे हैं, क्या वो लॉ फेयर है, क्या वो लॉ जस्ट है। फेयर एंड जस्ट का मतलब है कि क्या वो लॉ सही है, कहीं वो नॉन आर्बिट्ररी लॉ है कि नहीं है। पता चले वो आर्बिट्ररी लॉ है। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए, इस बात को चेक करिए कि हम प्रक्रिया में किसी व्यक्ति से कि क्या वो कानून जस्ट है, क्या पास में क्या वो कानून सही है कि नहीं है। इसके लिए 2 केसेस भी आए थे, एक गोपालन केस आया था 1950 में, और इसी के लिए जो है मेनका गांधी केस भी आया था 1978 में। तो मेनका गांधी केस में पहली बार जब पासपोर्ट अथॉरिटी ने उनका पासपोर्ट जो है छीन लिया था ना मेनका गांधी का, तो उस समय जो है इस केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून होता है, वो कानून सिर्फ ये ना देखे कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो सिर्फ ये ना देखें कि किसी व्यक्ति ने कानून तोड़ा है, वो बल्कि इस बात को भी चेक करें कि जिस कानून का ब्रीच हुआ है, जिस कानून को तोड़ा गया है, कहीं वो कानून आर्बिट्ररी तो नहीं है, कहीं वो कानून तानाशाही या जबरन बनाया गया कानून तो नहीं है। तो कानून की जो है वैलिडिटी को चेक करने के लिए मेनका गांधी केस 1978 आया था, और वहां पर पहली बार कहा गया था कि लॉ मस्ट बी रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। हमेशा कानून क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो ही आप किसी व्यक्ति से उसका लाइफ छीन सकोगे, अन्यथा नहीं। थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड हो गया आज के सेशन के लिए, बट कोई बात नहीं, मुझे समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो एक हल्का रिव्यू इसको देखेंगे, और अनुच्छेद 21 को सबको याद है ना, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, जिसने राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क में जोड़ा और लिखा कि 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना अनिवार्य है। मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य है 14 वर्ष तक के बालकों को। ये कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 21 क में लिखा गया है। अब यही बात है हम जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 45 में, और जब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 11वीं ड्यूटी के रूप में अनुच्छेद 51A के भीतर भी मिलेगा, 51K के भीतर भी मिलेगा। अब मैं यही जो है आप लोगों से कह रहा हूँ कि क्या आज का जो सेशन हमारा पॉलिटी का रहा है, इसमें कोई डाउट है आपको, कोई सवाल है आपका? देन गाइज मैं रोज़ कहता हूँ कि आप बिल्कुल जो है निश्चिंत होकर पूछिए। आप लोग जो बैठे हैं आप लोग भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइव जो सेशन मुझसे जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन के थ्रू, आप लोग भी पूछ सकते हैं। एंड जो रिकॉर्डेड वीडियोस देखने गाइस, अपने डाउट्स को आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या जैसे मैंने कहा मैं डिस्क्रिप्शन में अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप उस पर जो है कॉल करके या मैसेज करके मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। फॉर जो है डिटेल्स आप लोग जो है इसी तरीके से जुड़े रहो, बने रहो, और आगे जो है हम लोग इस तरीके से पूरा इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं।
थोड़ा डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा हो रहा हूँ, मैं डिटेल्ड में ज़्यादा जा रहा हूँ, बट बिलीव मी फ्रेंड्स दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एज वेल एज फॉर दी योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप अपने लिए भी कुछ सीख रहे हो कि क्या लॉज हैं क्या लॉज नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सेशन राइट। अगर नहीं कोई सवाल है देन ठीक है, आज के लिए यहीं पर क्लोज करते हैं। पीडीएफ्स की आप लोग जो हैं डिमांड कर लेना अगर किसी के पास नहीं है, सवाल अगर नहीं है तो चलिए फिर आप अनुमति दीजिए, आप लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। कल हमारा सैटरडे है तो सैटरडे को हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा सेशन अगर सर ने आपसे बोला तो सर एक्स्ट्रा सेशन कराएंगे आपसे, और ऑनलाइन में मैं टेस्ट पेपर आपको भेज दूँगा राइट। तो चलिए फ्रेंड्स कल मिलते हैं, है ना।